हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेटर्स एंड मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे आज, और मैनिपुलेटर्स के बारे में हम देखेंगे कि हम जो आउटपुट आ रहा है उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5 कैटेगरीज होती है ऑपरेटर्स की। तो पहली है जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इनके बारे में हम एक एक करके आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं पहले। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें है आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और मॉड्यूलस। तो जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ये सब हमारे बेसिक ऑपरेशन है, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। जैसे कि सबको पता है कि a प्लस बी करते हैं तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल है a और b और दोनों में वैल्यू है हमारी 8 और 9। तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो 17, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -1, a माइनस बी करेंगे तो a इंटू बी करेंगे तो 72 और a डिवाइड बाय b करेंगे तो 0। ये हमारा क्योंकि दोनों इंटीजर हैं इसलिए हमारा ये 0 आएगा। यहाँ पर जो अलग ऑपरेशन है ये है हमारे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और मॉड्यूलस। तो इनके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा कि इंक्रीमेंट क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया a प्लस प्लस या प्लस प्लस a, तो ये दो टाइप के इंक्रीमेंट होते हैं। a प्लस प्लस ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और प्लस प्लस a ये हमारा है प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट होता है तो इसका मतलब होता है, यानी प्लस प्लस a की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जैसे कि अगर a की वैल्यू a की हम बात करें तो पहले 8 है तो पहले इसकी वैल्यू 9 होगी, उसके बाद फिर यूज़ की जाएगी। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, a प्लस प्लस में होता ये है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो अगर हम बात करें a प्लस प्लस या प्लस प्लस a, तो बेसिकली ये है क्या, a इक्वल टू a प्लस 1। तो यानी हम a के अंदर 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू अब कितनी हो जानी चाहिए, 9। तो ये हमारी a की न्यू वैल्यू है। तो ये तो था इंक्रीमेंट। इसका जस्ट अपोजिट होता है मतलब डिक्रीमेंट। माइनस माइनस मतलब 1 से वैल्यू डिक्रीज करनी है हमें। तो a माइनस माइनस या माइनस माइनस है, वही मैंने बताया आपको, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा। a इक्वल टू a माइनस 1, तो a की जो भी वैल्यू है करंट 8 है जैसे, तो -1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगी। अब इसके बाद है हमारा एक और नया ऑपरेटर है ये मॉड्यूलस। तो a mod 2, तो मॉड्यूलस करता क्या है, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर बचता है या शेषफल बोले हम, वो हमें ये रिटर्न करता है। जैसे कि हम अगर बात करें कि a की वैल्यू है 8 और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये मॉड्यूलस 2, यानी मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पर आपको मिला 0। अगर मैं बात करता हूँ 9 की, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। तो ये मेरा जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये मेरे को क्या देता है, रिमाइंडर देता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर की हम बात करते हैं, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ लिए जाते हैं। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल्स टू। तो और इनका जो रिज़ल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है, मींस बूलियन होता है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट साइड में a इक्वल टू बी। तो अगर a इक्वल टू बी, अगर हम ये वेरिएबल्स लें, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 9 है, तो अगर हम a और b को कंपेयर करते हैं, a इक्वल्स टू b, यानी a और b बराबर हैं, तो हमें दिख रहा है कि बराबर नहीं है, तो ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा फॉल्स।
उसके बाद हम देखें ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी बराबर नहीं है, तो ये बात सही है, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। इसके बाद हम देखें ए इज़ लेस देन बी, तो ए की वैल्यू 8 है जो कि बी से छोटी है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। फिर अगर हम देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए 8 है जो कि 9 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो यहाँ पर हमें ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसके बाद हम देखें ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है कि ए या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है, तो ये ट्रू है। और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये है ए बी से बड़ा है या बराबर है, तो ये हमारी हो गई फॉल्स। तो ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें ए इक्वल्स टू बी, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे हमारे ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पर वापस हमारे ये वेरिएबल्स हैं, ए 8 और बी की वैल्यू है हमारी 9। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये दो कंडीशंस हैं जिनके बीच में हमारा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो ए इज़ ग्रेटर देन 10, तो 8 जो है मैंने लिख रखी है कंडीशन, 8 जो है ये 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स है। और b इक्वल टू 9, यानी b 9 के बराबर है, तो ये मेरी कंडीशन ट्रू है। इन दोनों के बीच में मेरा लग रहा है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्स एंड ट्रू। तो एंड के केस में ये होता है कि जब मेरे दोनों रिज़ल्ट मतलब जितनी भी कंडीशंस के बीच में मैं एंड लगा रहा हूँ वो सब कंडीशन ट्रू होगी तभी रिज़ल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट फॉल्स होगा अगर एक भी उसके अंदर फॉल्स है तो यहाँ पर मुझे एक फॉल्स मिल रहा है, तो मेरा फाइनली रिज़ल्ट क्या आना है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फॉल्स प्रेजेंट है। ये ट्रू जब ही होगा जब यहाँ पर सारे ट्रू हों, मतलब जितनी भी कंडीशन है ये ट्रू एंड ट्रू होता तो ट्रू होता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल और की। तो a इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन तो हमने देखा कि फॉल्स है और इनके बीच में लग रहा लॉजिकल और इसके बाद वाली जो कंडीशन है b इक्वल टू 9, तो ये मेरी ट्रू है, तो ट्रू है। अब लॉजिकल और केस में ये होता है कि अगर एक भी ट्रू है तो रिज़ल्ट मेरा ट्रू आएगा, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक ट्रू, जो हमारी b इक्वल टू 9 वाली कंडीशन है ये मेरी ट्रू है, तो इससे हमें मिल रहा है ट्रू, तो इससे फाइनल रिज़ल्ट क्या आएगा हमारा? ट्रू। तो ये है लॉजिकल और। लॉजिकल एंड में तो ये था कि एक भी अगर फॉल्स मिल गया तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। लॉजिकल और में यह है कि एक भी ट्रू मिल गया तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल नॉट। तो अगर लॉजिकल नॉट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ नॉट ए। एक चीज़ ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि नॉन ज़ीरो जो वैल्यू होती है वो हमारी, उसको हम ट्रू कंसीडर करते हैं, ट्रू मानते हैं उसे। तो यहाँ पर जो ए है इसकी वैल्यू है 8 जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। तो अगर हम इसको देखें कि नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, तो ये हमें रिज़ल्ट देगा फॉल्स। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ये इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे हैं सबसे पहला है इक्वल, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। a इक्वल टू बी लिखा तो मीन्स इसका क्या है कि b की जो भी वैल्यू है वो हमने a को असाइन कर दी है, तो ये हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद ये प्लस इक्वल टू है, ये है हमारा एडिशन असाइनमेंट। नीचे सब माइनस इक्वल टू है,
ये है हमारा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। इसी तरह से हमारे ये बाकी के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, तो हम इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वेरिएबल्स वापस बन गए, a = 8 और b = 9, तो ये हमारे दो वेरिएबल्स बन गए। अब अगर हम लिखते हैं a + = b, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि a = a + b, यानी a और b को हमें ऐड करना है और इसकी फाइनल वैल्यू किस में डालनी है? a के अंदर। जब हम लिखते हैं a + b, तो लेफ़्ट वाला ऑपरेटर में वैल्यू असाइन होगी और इन दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू हमें ऐड करनी है। तो a = a + b, तो a = a + b करेंगे तो हमारा क्या होगा? 17, जो कि हमारी अब a की न्यू वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें a - b, तो माइनस इक्वल टू सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। a - b मतलब a = a - b, a = a - b करेंगे तो अब हमारी क्या वैल्यू आएगी? 8 - 9, यानी a की जो नई वैल्यू है वो हमारी हो गई -1। तो ये हमारे a की नई वैल्यू है। इसी तरह से ये हमारे बाकी के असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं, जो कि हमारे बिट्स के ऊपर काम करते हैं। तो बिट्स के ऊपर काम करते हैं ये, और ये ऑपरेटर्स हैं इस तरह से: एंड हो गया, और हो गया, एक्सोर हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेफ़्ट शिफ्ट हो गया और राइट शिफ्ट हो गया। तो इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में देखने से पहले हम देख लेते हैं इनके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर a और b हैं, तो क्योंकि ये हमारे बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं तो 0101 के ऊपर ये वर्क करेंगे। तो ये हमारी दो बिट्स है a और b। अब अगर हम दो बिट्स का एंड करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर एक भी ज़ीरो है तो मीन्स रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो मीन्स यहाँ पर फॉल्स है। तो एक भी अगर ज़ीरो है या एक भी फॉल्स है तो मेरा फाइनल रिज़ल्ट भी फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर ये a और b की हमने वैल्यू दे रखी है 0101, a की दे रखी है 0011। अब a एंड b कर रहे हैं तो a की वैल्यू हम ले रहे हैं 0, b की वैल्यू 0, तो हमारा रिज़ल्ट भी 0 आएगा। a एंड b करेंगे तो फिर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो वापस हमारा रिज़ल्ट 0, फिर 1 a की वैल्यू और b की वैल्यू 0, तो वापस रिज़ल्ट हमारा 0, क्योंकि ये 0 है जो ये फॉल्स है। और एंड के केस में हमने देखा कि एक भी फॉल्स होता है तो रिज़ल्ट जो है हमारा वो फॉल्स आता है। अब ये a = 1 है और b = 1 है, तो यहाँ पर दोनों ट्रू मीन्स रिज़ल्ट भी हमारा ट्रू, तो यहाँ पर a एंड b आएगा 1। इसी तरह से a और b के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं 0 मतलब एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो 0 हो गया, फॉल्स हो गया। फिर मैंने बताया था कि आपको और मैं कि एक भी अगर ट्रू होता है तो रिज़ल्ट ट्रू आता है। तो यहाँ पर 0 1 तो रिज़ल्ट आएगा मेरा 1, फिर 1 0 सिमिलर 1 1 1 फिर 1। a XOR b में ये होता है कि जब दोनों सेम बिट्स हैं, मतलब दोनों सेम पोजीशन है, जैसे फॉल्स है या 0 है या ट्रू है 1 1 है, तब हमारा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर a 0 है, b 0 है, तो रिज़ल्ट हमारा 0 है। a 1 है, b 1 है, तो भी रिज़ल्ट हमारा 0 है, अदरवाइज़ ये 1 होगा। फिर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो a की जो भी वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा कर देना है, 0 है तो 1 कर देना, 1 है तो 0 कर देना है, तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब इनके बारे में थोड़ा और देखेंगे। ये हमारे वेरिएबल्स हैं a 26 और b 14, तो इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स में। मैंने 26 को कन्वर्ट कर लिया तो ये कन्वर्ट हो गए 11010, ये मेरा 26 का मैग्नीट्यूड है। और ये ऐसे ही मैंने b का निकाला 14, तो 14 का ये हो गया 01110। तो ये मेरे बाइनरी नंबर्स हैं, क्योंकि ये हमारे बिट्स के ऊपर काम करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। अब अगर हम निकालते हैं a एंड b,
तो आप देखिए यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट चलना है हमें। तो ए के राइट में है हमारा 0 और बी के राइट में हमारा 0, तो 0 0 और हम एंड कर रहे हैं, मीन्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ भी हमें 0 मिल गया। फिर ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू मीन्स फॉल्स, ट्रू ट्रू मीन्स ट्रू, और ट्रू फॉल्स मीन्स फॉल्स। तो ये है हमारा ए एंड बी। तो अगर हम बात करें 0 0 मीन्स 0, ये एक ही कंडीशन में 1 आएगा एंड में, जब दोनों 1 1 है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 है तो 1 आया, फिर 0 1 है तो 0 आया, फिर 1 1 है तो 1 आया, 1 0 है तो 0 आया। अब अगर हम इसको बाइनरी नंबर जो है इसको अगर कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो ये हमारा बना 10। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं और ऑपरेशन की, तो ए और बी, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 और 1 0 1। तो इसमें अगर आपको एक भी 1 मिल रहा है तो रिज़ल्ट मतलब 1 आना है, और अगर दोनों 0 हैं तभी 0 आएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही केस ऐसा बन रहा है जो सबसे राइट मोस्ट है, 0 0 वाला। तो एक ही 0 आ रहा है आपके, बाकी सारे 1 आ रहे हैं। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 30। इसके बाद है आपका ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो लेफ़्ट शिफ्ट है ए, यानी ए को हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है, और कितना शिफ्ट करना है, यहाँ पर राइट साइड में जो 2 दे रखा है, ये दे रखा है कि 2 बिट्स से आपको इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा ए है, 5 बिट का है अभी नंबर ये, तो 1 1 0 1 0। अब अगर मैं 2 बिट इसको लेफ़्ट शिफ्ट करता हूँ तो ये 7 बिट का नंबर हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। लास्ट में 0 0 आ गया, और 0 1 0 1 1, ये 2 बिट्स से लेफ़्ट से शिफ्ट हो गया। तो ये है मेरा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसी तरह से हमारा ये लेफ़्ट शिफ्ट, ये बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं हमारे बिट्स के ऊपर। अब इसके बाद कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं हमारे, जो कि C++ में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, डिलीट हो गया, न्यू हो गया, एंडल हो गया, सेट W हो गया, ये पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर हो गया, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर हो गया, और पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। ये सब हमारे ऑपरेटर्स हैं C++ के कुछ और। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, शुरू के 5 जो हैं इनके बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा कि इंटीजर m = 10, तो ये एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये m = 10 बन चुका है। इसके बाद ये मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंटीजर m = 20, तो ये m जो है हमारा ये अब लोकल वेरिएबल है। क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड से लिख रखा है, और ये राइट साइड में जो डायग्राम ड्रॉ हो रहे हैं इसमें भी मैंने रेड से ही लिख रखा है, जिससे आपको स्पेसिफाई हो जाए कि कौन से m की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल है जो मेन फंक्शन के लिए लोकल है। इसके बाद ये मेरा एक और वेरिएबल बना k, जिसके अंदर मैंने m की वैल्यू प्लेस करनी है। तो m अभी मेरा 20 बना है और 10 बना है। तो एक बात का यहाँ ध्यान रखेंगे कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है ग्लोबल वेरिएबल से। तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट होगी वो होगी हमारी 20, तो यहाँ पर ये 20 पुट हो गया k के अंदर। इसके बाद हमारा एक और वेरिएबल बन रहा है m = 30, तो m = 30 ये वेरिएबल बन गया, ये भी लोकल वेरिएबल है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि Cout ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में डिस्प्ले में मैसेज मिलेगा वी आर इन इनर ब्लॉक। इसके बाद k की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो k की वैल्यू हमें पता है कि इतनी है 20, तो 20 प्रिंट हो गया। इसके बाद हमें पता है Cout m = तो m की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर 20 प्रिंट होगा या 30 प्रिंट होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रीन से लिख रहा है, ये ग्रीन है हमारा स्कोप।
तो ये जो अंदर वाला m है ये लोकल है इस ब्लॉक के लिए, और m जो है वो इस ब्लॉक के लिए लोकल नहीं है। तो हमारा लोकल वेरिएबल की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हमारा m जो है वो प्रिंट होगा 30। इसके बाद ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि अगर हम सिंपल m लिखते हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर लोकल वेरिएबल है मेरा तो मैं ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और m, तो ये किसको पॉइंट करेगा, अब ये प्रिंट करेगा 10 को, ग्लोबल वैल्यू को। तो ये इसने 10 प्रिंट कर दिया। इसके बाद ये करली ब्रेसेस ख़त्म हो गए। अब जो ये ग्रीन वाला जो स्पेस था, मतलब ग्रीन वाला जो कोड लिखा हुआ है, इसमें m है और k है, तो ये दो वेरिएबल बने हुए हैं, तो इनका स्कोप यही है जो ग्रीन वाला है। ये इससे बाहर आते ही ये दोनों वेरिएबल डिलीट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो ये दोनों वेरिएबल डिलीट हो गए। इसके बाद हम आ गए नेक्स्ट सी आउट वी आर इन आउटर ब्लॉक। तो यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो गया वी आर इन आउटर ब्लॉक। इसके बाद सी आउट m इक्वल टू, ये m की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अभी m की वैल्यू हमारी लोकल और ग्लोबल, तो वापस हमें लोकल को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी है, तो यहाँ पर 20 प्रिंट होगा। इसके बाद वही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मीन्स ग्लोबल वैल्यू एक्सेस करनी है, तो यहाँ पर m इक्वल टू 10 ये प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे काम करता है। इसके बाद है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स ये होता है हमारा न्यू ऑपरेटर है, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। तो यहाँ पर मुझे पॉइंटर वेरिएबल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया इंटीजर स्टार p, तो p मेरा जो है पॉइंटर है, इक्वल टू लिखा मैंने न्यू और इंटीजर। तो इसको एक इंटीजर वेरिएबल की स्पेस अलॉट हो चुकी है, जिसका एड्रेस जो है वो p में स्टोर होगा। इस तरह से ये एक स्पेस क्रिएट हो चुका है जिसका कुछ एड्रेस है, ये अलोकेटेड मेमोरी लोकेशन है ना। इसके बाद ये p है और p में इस लोकेशन का एड्रेस असाइन हो गया, तो p जो है इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से इंटीजर एस्ट्रिक्स p इक्वल टू न्यू इंटीजर 10। तो इसका क्या मतलब है कि 10 इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक लोकेशन मेरी अलॉट हो चुकी है। इस तरह से ये 10 इंटीजर्स के लिए एक लोकेशन अलॉट हो चुकी है, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस p के अंदर स्टोर है। ये 1024 स्टार्टिंग एड्रेस है जो कि p के अंदर स्टोर है। इसके बाद हम बात करते हैं डिलीट ऑपरेटर की। अभी हमने मेमोरी अलॉट कर दी है, अब हमें इसको फ्री करना है। तो डिलीट ऑपरेटर के लिए हम ये सिंटेक्स है डिलीट और पॉइंटर वेरिएबल। तो जो भी पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाया है वो, तो जैसे कि मैंने पहले किया था डिलीट इंटीजर एस्ट्रिक्स p इक्वल टू न्यू इंटीजर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल डिलीट p। तो ये क्या करेगा, इस लोकेशन को डिलीट कर देगा, जो अलॉटेड थी उसको फ्री कर दिया इसने। इसके बाद अगर हम ये एरे जो बना हुआ है, ये 10 इंटीजर्स के लिए जो वैल्यू हम स्पेस हमने ऑक्यूपाई की थी, इसको हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट और फिर ये साइज़ देना है हमें कि कितने इंटीजर्स की स्पेस हमने ली थी वो, और फिर उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, इस पूरे एरे को डिलीट कर देगा। एक और चीज़ है, अगर हमें साइज़ पता नहीं है तो हम ब्रैकेट्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। ये पूरा ये जो पॉइंटर जो है, ये जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, ये उस पूरे स्ट्रक्चर को उड़ा देगा। ये कंप्लीट एरे को डिलीट कर देगा, फ्री कर देगा उसकी मेमोरी। इसके बाद है हमारा मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स के बारे में हम देखते हैं। तो मैनिपुलेटर्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इंक्लूड करनी है IO मैनिप फाइल।
इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स। तो ये फाइल आपको इंक्लूड करनी रहेगी आपके प्रोग्राम में। इसके बाद हम देखते हैं ये इंटीजर बेसिक 950 अलाउंस, ये मैंने 3 वेरिएबल बनाए, तो ये मेरे 3 वेरिएबल बन चुके हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, सेट डब्लू, ये मेरा है सेट विड्थ, फिर ये 10 है, और फिर ये बेसिक, ये मतलब एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, इसके बाद ये बेसिक की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और फिर ये एंड एल है, तो ये मेरा है लाइन फीड, मतलब ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर सेट डब्लू 10 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर स्ट्रिंग बेसिक लिखी हुई है, तो इसने 10 कैरेक्टर्स के लिए रिजर्व कर दी स्पेस, और फिर ये राइट साइड से इसने लिखना स्टार्ट किया, बेसिक लिखा, फिर इसके बाद इसी तरह से इसने बेसिक की वैल्यू प्रिंट करी है राइट साइड से 950। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, इस तरह से अलाउंस लिखना है और अलाउंस की वैल्यू लिखनी है, तो ये इस तरह से आपको आउटपुट देगा। तो ये आप कर सकते हैं सेट डब्लू, सेट विड्थ और एंड लाइन फीड ऑपरेटर से। तो ये थे हमारे मैनिपुलेटर्स। तो इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा इस प्रोग्राम का। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने देखा ऑपरेटर्स के बारे में, डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में, फिर हमने देखा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स से आप ग्लोबल वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके बाद हमने देखा मैनिपुलेटर्स से आप कैसे आउटपुट को मैनेज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी C++ के कंसेप्ट हैं, जैसे कि मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।